नमस्कार। कवि देव पद्य व्याख्या श्रृंखला भाग 10 में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम इस पद्य का मूल पाठ आपके सामने प्रस्तुत है, तत्पश्चात उसकी व्याख्या। मूल पाठ इस तरह से है। को बची है यह बैरी बसंत पे आवत जो बन आगी लगावत, बोरत ही करी डारत बोरी भरे विष बैरी रसाल कहावत, होत करेजन की किरचे कवि देव जू कोकिल बैन सुनावत, वीर की सो बलबीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो पद्यावतरण है ये कवि देव द्वारा रचित है। इसमें वसंत ऋतु के आगमन के समय जो एक मादक मनमोहक रूप प्रकृति में बनता है उसका कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं। और कवि वसंत ऋतु के आगमन पर उस वातावरण के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वियोगिनी गोपिका के माध्यम से ये कह रहे हैं कि कौन इस बैरी बसंत के आने के प्रभाव से बचा है। और जब वियोगिनी स्त्री होती है उसको वो सौंदर्य एक तरह से एक उद्दीप्त करने वाला होता है, इसलिए उसको वो वैरी भी कहते हैं, शत्रु के रूप में, दुश्मन के रूप में भी प्रकट करते हैं। तो ये बैरी बसंत है तो वन में आग लगाता हुआ आता है, अर्थात यह बैरी बसंत तो कामोद्दीपन का कार्य करता है। इसके आने से विरह रूपी अग्नि और अधिक प्रदीप्त हो जाती है, उज्जवल हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। और इसके आने से आम के वृक्षों पर बोर आने लगते हैं, आम के वृक्षों पर फूल आते हैं और उन फूलों की मादक सुगंध पागल कर देती है, जिससे विरह रूपी अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। अतः आम के वृक्ष विष से भरे हुए दुश्मन से लगते हैं उस विरह व्याकुल वियोगिनी नायिका को। कविदेव के माध्यम से वो वियोगिनी जो गोपिका है, नायिका है, कहती है कि वसंत ऋतु के आने पर कोयल अपनी मधुर वाणी से कुछ बोलती है तो विरह के कारण कलेजे के जो टुकड़े हैं कई हो जाते हैं। कहने का भाव स्पष्ट है कि यहाँ पर गोपिका की जो विरह वेदना है वो बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत कवि ने की है। किस तरह से जो वियोगिनी स्त्री है उसकी पीड़ा वसंत के समय द्विगुणित हो जाती है, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। उसको बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत कुशलता से, कौशल के साथ में, सौंदर्य के साथ में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो विशेष में हम यही लिखेंगे कि गोपिकाओं की जो विरह व्यथा है, दशा है, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, प्रस्तुति दी है। इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है और यहाँ पर श्रृंगार में जो वियोग श्रृंगार है उसका प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही माधुर्य गुण वैदर्भी का प्रयोग भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से काव्यांगों का वर्णन भी कवि ने बखूबी किया है। और अंत में मैं इस श्रृंखला का यहीं पर समापन करूँगा और पुनः आपसे विदा लेने से पूर्व कहूँगा कि ये जो निर्धारित कुछ पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो पद्य हैं बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत, इन पदों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो एक व्यवस्थित व्याख्या का प्रारूप होता है, हमने आपको पहले पद्य में ही बताया। सबसे पहले हम संदर्भ, सप्रसंग या प्रसंग शब्द को करके
कहें उसमें कवि का नाम और उस पद्य में क्या भाव है, मूल भाव संक्षेप रूप में वहाँ पर रखें, पुस्तक का नाम वहाँ रखें। फिर व्याख्या में विस्तार हम उस पद्य का दें और अंत में विशेष रूप में या टिप्पणी के रूप में हम ये बताएं कि इसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, काव्य गुण क्या है, काव्य दोष है तो वो बताइए, काव्य रीति के बारे में बताइए, और भी जो काव्यांग के जो अनेक रस कौन सा प्रयुक्त हुआ है आदि। जो तमाम जो काव्यांग हैं, साहित्य के दो भाग हैं, एक तो कविता के दो पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष और एक भाव पक्ष। तो भाव पक्ष तो हम उस भाव को आपके सामने जब विस्तार से व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो भाव तो सामने आ ही जाता है, परंतु कला पक्ष हम विशेष रूप में दें। और यदि उसका कोई समभावी पद्य हो, अगर उसी भाव को समेटते हुए किसी अन्य कवि ने कोई पद्य लिखा है, बात की है, तो उसका भी हम यहाँ पर उल्लेख करें, अवश्य उल्लेख करें। जैसे भाग 9 में मैंने अहिर की लड़कियों की विशेषता बता रहा था, उस समय कविदेव द्वारा बताई गई विशेषताएं हैं, तो उनको मैंने रसखान से जोड़कर आपको बताया था। तो ऐसे हम यदि दूसरा कोई कवि या कवित्री उस भाव को लेकर लिखते हैं कोई पद्य, तो उन भावों को समेटे हुए वो पद्य भी हम यहाँ पर लिखें। कोई दूसरी भाषा का भी हो सकता है, अन्य माध्यम का भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कविता ही हो, कविता के अलावा गद्य भी हो सकता है, भाव वही होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं समभावी पद्य। इस तरह से हम कविता की व्याख्या करेंगे तो उसकी व्याख्या के पश्चात जो मूल्यांकन परीक्षक करता है तो उसमें आपको अच्छे प्राप्तांक प्राप्त होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपने इन तमाम जो पदों को, इनकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो आप ज़रूर अपने मैसेज के रूप में, संदेश के रूप में हम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।